जी स्टूडेंट्स, हम सॉलिड स्टेट वाले चैप्टर को कवर कर रहे हैं मैट्रिक और एफएससी लेवल से। और ये हमारी वीडियो का सेकंड पार्ट है। हमने देखा था यहाँ तक जो आइसोमॉर्फिज्म और पॉलीमॉर्फिज्म वाला पॉइंट है, यहाँ तक हमने चारों टाइप के सॉलिड्स जो हैं उनके डिफरेंसेस को देख लिया था। आगे हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो जो फर्स्ट वन थे, मीन के जो आयनिक सॉलिड्स हैं, बेस अपॉन रेडियस रेशो ऑफ कैटाइन एंड एनाइन, सोडियम क्लोराइड और सीजियम फ्लोराइड के स्ट्रक्चर जो होता है वो सेम होता है। मीन के ये जो स्ट्रक्चर होता है ना, इनका डिपेंड करता है रेडियस रेशो के ऊपर। कैटाइन और इनाइन की रेडियस रेशो अगर सेम है तो उनका स्ट्रक्चर भी सेम होगा। सेकंड थे जी हमारे पास कोवेलेंट सॉलिड, जैसे जॉइंट मॉलिक्यूल्स हैं सिलिकॉन कार्बाइड और डायमंड वगैरह के, या फिर इनका जो है स्ट्रक्चर हो सकता है लेयर्ड फॉर्म में, मीन जॉइंट मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में भी हो सकता है, लेयर्ड की फॉर्म में भी हो सकता है, लेयर्स की फॉर्म में, जैसे ग्रेफाइट है। ठीक है, दोनों जो डायमंड और ग्रेफाइट हैं कार्बन के एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं। थर्ड वन जो है ना जी, ये हमारे पास है मेटालिक सॉलिड बेस्ड ऑन अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, क्यूबिक या हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जो है इनके स्ट्रक्चर में हो सकती है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्जांपल्स की। तो जो आयनिक सॉलिड्स हैं उनमें एग्जांपल सोडियम क्लोराइड के ले लेते हैं। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर जो सोडियम का होता है वो 6 होता है। डिस्टेंस बिटवीन टू सिमिलर आयंस इज 5.63 एंगस्ट्रॉम। जो सोडियम क्लोराइड का यूनिट सेल है उसमें दो सिमिलर आयंस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है 5.63 एंगस्ट्रॉम। और डिस्टेंस बिटवीन टू डिफरेंट एटम्स, 5.63 डिवाइडेड बाई 2 कर दें आप, 2.815 एंगस्ट्रॉम जो है वो दो डिफरेंट एटम्स के दरमियान डिस्टेंस है। एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट बातें होती हैं, इनको आप लोग रटा लगा लिया करें, ये जो वैल्यूज़ वगैरह होती हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे 4 ऑप्शंस में इंसान कंफ्यूज हो सकता है। तो जब तक आप लोगों को वो चीज़ बिल्कुल अच्छी तरह याद नहीं होगी तब तक जो है आपके कंफ्यूज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद क्यूबिक होती है NaCl का जो यूनिट सेल होता है, जो उसका स्ट्रक्चर होता है वो क्यूबिक होता है। क्लोराइड आयन जो होते हैं वो कॉर्नर्स पे 8 क्लोराइड आयन प्रेजेंट होते हैं, और हर कॉर्नर जो है वो 2 यूनिट सेल्स जो है वो शेयर कर रहे होते हैं एक कॉर्नर को। ठीक है, ईच कॉर्नर इज शेयर्ड विद कितने क्यूब्स शेयर कर रहे होते हैं एक कॉर्नर को? 8 क्यूब्स कर रहे होते हैं। जैसे आप अपने एक रूम की एग्जांपल ले लें, उस रूम को आप इस तरह इमेजिन करें कि उसके ऊपर भी रूम है, उसके नीचे भी है, और सारी साइडों पे भी रूम्स हैं। तो फिर जो है ना, आपको ये क्यूब्स जो सारे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं क्रिस्टल लेटिस के अंदर, उनका वो शेप की समझ आएगी। फिर आप एक एज को लें, एक फेस को लें, और इस तरह आप वो चेक करें कि एक रूम का जो एक फेस है वो कितने रूम्स में शेयर हो रहा है। जैसे एक दीवार ले लें, एक कमरे की एक दीवार जो है वो 2 कमरों में शेयर हो रही होती है, अगर उसके साथ अटैच एक और कमरा भी है। ठीक है, एक एज देख लें तो वो कितने रूम्स में, मतलब ऊपर भी उसके रूम्स हैं, नीचे भी रूम्स हैं, साइडों पे भी, हर तरफ रूम्स ही रूम्स हैं। तो वो आप इस कंसेप्ट को ज़्यादा अच्छे से क्लियर कर सकते हैं इस तरह से। हर जो कॉर्नर होता है उस वो शेयर होता है 8 क्यूब्स में, और इसी तरह एक क्यूब का शेयर कितना होगा? तो वो होगा जी 1। ठीक है, फेसेस जो हैं 6 होते हैं। शेयर कितना होता है फेसेस पे जो है? क्लोराइड आयन 6 होते हैं, और दो मतलब क्यूब्स में वो शेयर होंगे, तो एक क्यूब का जो 6 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 3 जो है वो एक क्यूब के क्लोराइड आयन का शेयर आएगा। अच्छा, जो हमारे पास एजेस वाले क्लोराइड आयन कॉर्नर्स वाले थे वो 1 थे, और फेसेस वाले जो हैं 3 हैं। 1 + 3 = 4। तो टोटल क्लोराइड आयन एक क्यूब के लिए कितने आए? 4 आ गए। ठीक है, सोडियम भी इसी तरह टोटल एक क्यूब के लिए आ जाते हैं 4। ठीक है, तो टोटल जो एक हमारे पास जो क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है, जो यूनिट सेल होता है सोडियम क्लोराइड का, उसमें सोडियम और क्लोराइड आयन कितने कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, 4 NaCl यूनिट एग्जिस्ट करते हैं। सो 4 NaCl यूनिट्स आर प्रेजेंट पर यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में 4 NaCl प्रेजेंट होंगे, 4 सोडियम आयन, 4 क्लोराइड आयन, तो 4 NaCl यूनिट हम कह देंगे। ठीक है, उसके बाद जी इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम क्लोराइड ओनली एग्जिस्ट इन वेपर फेज। सोडियम क्लोराइड की इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल जो हैं वो सिर्फ वेपर फेज में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। ये हमारे पास एग्जांपल थी आयनिक सॉलिड की। सेकंड एग्जांपल है हमारे पास कोवेलेंट सॉलिड की। डायमंड की बात करते हैं। डायमंड में जो हाइब्रिडाइजेशन होती है टाइप, वो हाइब्रिडाइजेशन की टाइप होती है sp3। टेट्राहेड्रल यूनिट सेल होता है डायमंड का, और मैनी यूनिट सेल्स कंबाइन टू फॉर्म अ ह्यूज स्ट्रक्चर। डायमंड का स्ट्रक्चर जो होता है वो जॉइंट स्ट्रक्चर होता है या ह्यूज स्ट्रक्चर होता है, मीन के बहुत से यूनिट सेल जो हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं बहुत से टेट्राहेड्रल फॉर्म में। और इनमें जो बॉन्ड एंगल होता है वो 109.5 डिग्री होता है, और जो बॉन्ड लेंथ होती है वो 154 पिकोमीटर होती है। और कॉन्टीन्यूस लेटिस होती है इसकी, जॉइंट 3 डायमेंशनल कार्बन मॉलिक्यूल होता है ये। ओवरऑल स्ट्रक्चर जो होता है FCC होता है इसका, फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है।
डेंसिटी 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। इसको यूज़ किया जाता है जेमस्टोन्स और ग्लास वगैरह की कटिंग के लिए और ड्रिलिंग ऑफ रॉक्स के लिए भी इसे यूज़ करते हैं। ठीक है, इसकी रीज़न क्या है? क्योंकि इसमें जो फोर्स होती है विच होल्ड कार्बन एटम्स इज़ टू स्ट्रॉन्ग टू ब्रेक बॉन्ड्स। ठीक है, इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्सेज होती हैं, इस वजह से मेल्टिंग पॉइंट इसका 4000 केल्विन होता है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो डायमंड का 2.4 है। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, अच्छे से याद कर लें। उसके बाद मेटेलिक बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट को हम किस तरह समझ सकते हैं जी? मेटल्स जो मेटेलिक सॉलिड्स हैं उनके केस में इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी या इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी जो कि ड्रूड ने पेश की थी और उसको एक्सटेंड किया था इस थ्योरी को लॉरेन ने 1923। कैटाइंस, अच्छा, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि हमारे पास जो एक मेटल का पीस है उसके अंदर कैटाइंस जो होते हैं वो मेजरेबल डिस्टेंस पे प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे आप देखें तो इसके अंदर आपको प्लस प्लस जो आइन नज़र आ रहे हैं ये कैटाइंस हैं। ऑल मेटल एटम लूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सारे मेटल एटम जो हैं वो कैटाइन के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड रहते हैं, मीन कि वो मूव करते रहते हैं और कैटाइन अपनी जगह पे फिक्स रहते हैं। अच्छा, एक और भी इसकी मेटेलिक बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने की एक और थ्योरी है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जो कि एल पॉलिंग ने जो है वो दी थी ये थ्योरी, और लाइक कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा, ये एल पॉलिंग साहब क्या कहते हैं? ये कहते हैं जी कि जो हमारे पास मेटालिक बॉन्ड होता है वो कोवेलेंट बॉन्डिंग की तरह का बॉन्ड होता है, लेकिन ये हाईली डीलोकलाइज्ड कोवेलेंट बॉन्ड होगा। मीन के नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड से ये किस तरह डिफर करता है कि ये हाईली डीलोकलाइज्ड है, लोकलाइज्ड नहीं होता। ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप टू फॉर्म डीलोकलाइज्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इस थ्योरी में ये कहा जाता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप करके डीलोकलाइज्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। उसके बाद जी जब इस तरह मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं तो क्लोजली स्पेस इलेक्ट्रॉन बैंड्स प्रोड्यूस होते हैं, सो आल्सो कॉल्ड बैंड थ्योरी। इसको बैंड थ्योरी भी कहते हैं जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड डिपेंड अपॉन गैप बिटवीन टू बैंड, दो बैंड्स के दरमियान कितना गैप है उसके लिहाज से सॉलिड्स की फिर प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से वेरी करते हैं। अच्छा, उसके बाद जी डायमंड के बारे में एक और पॉइंट यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि डायमंड जो है ये स्टेबल नहीं होता, नॉट स्टेबल कन्वर्टेड टू ग्रेफाइट ओवर सेंचुरीज, मतलब सेंचुरीज के बाद जो है ये ग्रेफाइट में चेंज हो जाता है, नॉन कंडक्टर है ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद जी नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट कॉलम में, तो हमारे पास लेटेस्ट एनर्जी के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है। लेटेस्ट एनर्जी को किस तरह डिफाइन करेंगे? एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक क्रिस्टल फॉर्म फ्रॉम गैशियस आइंस, जब गैशियस आइंस से 1 मोल आयनिक क्रिस्टल का बनाते हैं तो जितनी एनर्जी वहाँ से रिलीज होती है उसको हम कहेंगे लेटेस्ट एनर्जी, या फिर इसका हम उलट भी कर सकते हैं कि 1 मोल हम लें इसका आयनिक क्रिस्टल का और उसको ब्रेक कर दें उसके आइंस के अंदर, तो वहाँ पे जितनी एनर्जी यूज़ होगी उसको हम लेटेस्ट एनर्जी कहेंगे। यानी पॉजिटिव प्लस सी एल नेगेटिव ये आइंस हैं, इसके 1 मोल लें NaCl बनाएं, हमारे पास -787 यहाँ से 787 किलो पर मोल एनर्जी रिलीज़ हो रही है और यही हमारे पास लेटेस्ट एनर्जी है NaCl की। अच्छा, लेटेस्ट एनर्जी ऑफ एन आयनिक क्रिस्टल इज़ द इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन। लेटेस्ट एनर्जी के लिए हम दूसरा नेम जो यूज़ कर सकते हैं वो इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी यूज़ कर सकते हैं। कैटाइन साइज़ जब इंक्रीज़ करता है तो लेटेस्ट एनर्जी डिक्रीज़ करती है, ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। कैटाइन का साइज़ इंक्रीज़ करेगा तो लेटेस्ट एनर्जी डिक्रीज़ करेगी, एंड आल्सो सेम फॉर एनाइनिक साइज़। ठीक है, एनाइन के लिए भी बिल्कुल सेम है जैसे कैटाइन के लिए है। इसके अलावा बाय इंक्रीजिंग साइज़ पैकिंग ऑफ ऑपोजिटली चार्ज आइंस बिकम लेस टाइट, जब हम साइज़ इंक्रीज़ करते हैं तो ऑपोजिटली चार्ज आइन की पैकिंग जो है वो लेस टाइट हो जाती है, मीन के लूज पैकिंग हो जाएगी, तो इसी वजह से वहाँ पे लेटेस्ट एनर्जी जो है वो कम हो जाती है। उसके बाद जी NaCl के यूजेज यहाँ पे लिखे हुए हैं। NaCl को यूज़ किया जाता है मीट वगैरह को प्रिजर्व करने के लिए, क्यूरिंग ऑफ मीट एंड किल एंड इनहिबिट ग्रोथ ऑफ बटरफ्लाइंग बैक्टीरिया बाय ड्राइंग वाटर आउट, मतलब कि गोश्त में से पानी को खुश्क कर देता है सोडियम क्लोराइड जो कि आम नमक है जिसको हम टेबल साल्ट कहते हैं, और इस तरह से जो गोश्त है वो काफ़ी अरसे तक हम महफूज करके रख सकते हैं। अच्छा, कितना साल्ट चाहिए होता है मीट को महफूज करने के लिए? 20% साल्ट नीडेड फॉर क्यूरिंग ऑफ मीट। अच्छा, उसके बाद जी नेक्स्ट हमने यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस देख लेनी है इंपॉर्टेंट। यहाँ पे जी हमारे पास लस्ट्रस होते हैं, जो हमारे पास होते हैं ना लस्ट्रस सॉलिड्स कौन से होते हैं, क्यों होते हैं, लस्टर क्यों प्रोड्यूस करते हैं मेटल्स जो हैं? क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन होती है और जब हम लाइट में एक्सपोज करते हैं और फिर लाइट के सोर्स को जब हम वहाँ से रिमूव करते हैं तो दोबारा इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होते हैं, तो जितनी एनर्जी उन्होंने पहले एब्जॉर्ब की थी हायर ऑर्बिटल में जाने के लिए, मीन के हायर शेल में जाने के लिए, तो फिर वो उतनी एनर्जी लूज़ करके दोबारा अपनी ग्राउंड स्टेट पर वापस आते हैं, तो हमें एक चमक नज़र आती है मेटल्स के अंदर। डक्टाइल और मेलिएबल या डक्टिलिटी और मेलिएबिलिटी क्या चीज़ है, ये क्या प्रॉपर्टीज़ हैं मेटल्स की? मेटल्स को वायर्स में
में, मीन के डक्ट्स में हम चेंज कर सकते हैं, उनसे तारें बना सकते हैं, डक्ट्स बना सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को डक्टिलिटी कहते हैं, और हम कहते हैं कि मेटल्स जो हैं वो डक्टाइल हैं। और मेलिएबल मीन कि उनको शीट्स में ढाला जा सकता है, शीट्स से फिर वो डिफरेंट जो है वो हम चीज़ें बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक ये हो गया। उसके बाद जी हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ मेटल्स है। अ मेटल में बी रिगार्डेड एज असेंबली ऑफ पॉजिटिव स्फीयर्स ऑफ आइडेंटिकल रेडियाई विच आर पैक्ड टुगेदर टू फिल द स्पेस एज कम्प्लीटली एज पॉसिबल। स्ट्रक्चर ऑफ मेटल्स में हम कहते हैं कि मेटल के जो कैटाइंस होते हैं, मतलब इसको हम स्फेरिकल जो है वो वॉल्स की फॉर्म में आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो कि एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक होते हैं। तो फिर इस तरह से जो है वो दो तरह के स्ट्रक्चर बन सकते हैं मेटल्स में। सपोज मेटल एटम्स आर हार्ड स्फेरिकल बॉल्स। हम कहते हैं कि मेटल एटम, लेट्स सपोज कि हमारे पास हार्ड स्फेरिकल बॉल्स हैं। अब हम कॉन्सेप्ट लेने के लिए कहते हैं कि हमारे पास 12 स्फेरिकल बॉल्स हैं एक बॉक्स के अंदर। तो 12 जो हैं वो कुछ इस तरह से अरेंज होंगी। मीन के पहली लेयर में 4 बॉल्स हैं, फिर दूसरी में 4 और फिर तीसरी में 4, तो टोटल जो है ये 12 हो गई। अब अगर हम उस बॉक्स को थोड़ा सा ऐसे हिला देते हैं, हिला के रखते हैं, तो क्या होगा कि वो बॉल्स जो हैं वो स्पेसेस के अंदर, मतलब उनके दरमियान जो स्पेस है उसमें कुछ इस तरह से एडजस्ट हो जाएंगी कि 11 बॉल्स, तो वहाँ पे 11 स्फेरिकल बॉल्स जो हैं वहाँ पे टाइटली पैक हो जाएंगी, लेकिन 12 वाली जो है उसकी कोई खास गुंजाइश नहीं बनेगी वहाँ पे फिट होने की। तो हम 11 बॉल्स का स्ट्रक्चर देख लें तो वो कुछ इस तरह से होगा कि पहली लेयर में 4 हैं, दूसरी में 3 है और फिर तीसरी में 4 हैं। ये हमारे पास बेसिक लेयर बन गई, फर्स्ट लेयर। ठीक है, यहाँ पे आप याद रखें कि ये जो 3 बॉल्स इस तरह इस फैशन में अरेंज हो रही हैं, इन 3 बॉल्स को हम कह लें कि इसके ऊपर, इनके ऊपर एक चौथी बॉल यहाँ पे रख लें तो ये हमारे पास एक टेट्राहेड्रल यूनिट सेल बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने बना दिया है। टेट्राहेड्रल यूनिट सेल का कॉन्सेप्ट मिल गया। अच्छा, 3 बॉल्स के दरमियान ये जो खाली जगह, ये जो खला है, ये जो एक स्पेस है, इसको हम इंटरस्टाइसिस या क्रेविसेस या वाइड कहते हैं। इस स्पेस को इंटरस्टाइसिस, क्रेविसेस और वाइड्स कहते हैं, जो भी बॉल्स के दरमियान में स्पेस है जहाँ से हमें ग्राउंड नज़र आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे 2 लेयर्स जो हैं वो हमारे पास बॉल्स की दिखाई हुई हैं। एक ब्लैक कलर की बॉल्स हैं, वो कि बेस लेयर होगी, जो कि पीछे 11 बॉल्स मैंने आपको बताई, और दूसरी रेड कलर की बॉल्स जो हैं उन बॉल्स के ऊपर पड़ी हुई हैं, ब्लैक वाली के ऊपर। अब जब हमने रेड कलर की बॉल्स ब्लैक कलर वाली बॉल्स के ऊपर रख दी तो हमारे पास 2 तरह की नीचे जो है वो हमें जगह नज़र आने लग गई। एक जो है वो वाली स्पेस है जहाँ से हमें ग्राउंड नज़र आ रहा है, जिसको हम बी टाइप की स्पेस कहेंगे, जहाँ से हमें ग्राउंड नज़र आ रहा है, और दूसरी वो जिसमें से हमें फर्स्ट लेयर वाली बॉल्स, मीन कि ये ब्लैक वाली बॉल नीचे से नज़र आ रही हैं, इसको हम कहते हैं ए टाइप की स्पेस या वाइड्स या क्रेविसेस या जो भी हमने वर्ड यूज़ किया था। ये फर्स्ट लेयर जिनसे हमें नज़र आ रही है, ठीक है, वो ए टाइप की हैं, और जिनसे हमें ग्राउंड नज़र आ रहा है वो बी टाइप की। इंटरस्टाइसिस कह सकते हैं, क्रेविसेस कह सकते हैं, वाइड कह सकते हैं इन्हें। क्लोज पैकिंग ऑफ स्फेयर, फर्स्ट लेयर 11 बॉल्स और सेकंड लेयर में हमारे पास 6 बॉल्स हैं। अब क्यूबिक क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का डिफरेंस आप लोग समझें कि जब हमारे पास 2 लेयर्स इस तरह से एडजस्ट हो गई कि पहली लेयर में 11 बॉल्स और दूसरी में जो है वो 6 बॉल्स हैं। अब थर्ड लेयर को हम इस तरह से रख सकते हैं कि थर्ड लेयर या तो बी वाली स्पेसिस के एग्जैक्टली ऊपर आए या फिर ए वाली स्पेसिस की। अगर तो ए वाली स्पेसिस के एग्जैक्टली ऊपर आए तो ए वाली स्पेसिस कौन सी हैं जिनसे हमें फर्स्ट लेयर वाली बॉल्स नज़र आ रही हैं, तो इसका मतलब है कि ए वाली लेयर के ऊपर, ए वाली स्पेसिस पे अगर हम बॉल्स को रख रहे हैं, थर्ड लेयर वाली बॉल्स को, तो इसका मतलब है थर्ड लेयर वाली बॉल्स एग्जैक्टली फर्स्ट लेयर वाली बॉल्स के ऊपर आ रही हैं। मीन के फर्स्ट लेयर को आप लोग ए कह दें, सेकंड लेयर को आप लोग बी कह दें, तो फिर हमारे पास जो थर्ड लेयर है वो भी एग्जैक्टली फर्स्ट लेयर के ऊपर आ रही है, तो फिर ए फिर बी, तो इसमें जो हमारे पास पैकिंग है उसको हम ए बी या 1 to 1 2 पैकिंग कहेंगे। ठीक है, और इस पैकिंग को हम कहते हैं हेक्सागोनल पैकिंग, मतलब कि थर्ड लेयर एग्जैक्टली जो है वो फर्स्ट लेयर के ऊपर आ जाती है, इसको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहते हैं। इस केस में हमारे पास थर्ड, फिफ्थ और सेवंथ लेयर्स, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवंथ लेयर जो है वो एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर आती हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो है क्यूबिक क्लोज पैकिंग, इसमें अगर हम थर्ड लेयर को इस तरह से एडजस्ट करें कि हमारे पास थर्ड लेयर जो है वो बी टाइप की स्पेसेस के ऊपर आए, मीन के जहाँ से हमें ग्राउंड नज़र आ रहा है, ठीक है, मतलब कि फर्स्ट लेयर नज़र नहीं आ रही बल्कि ज़मीन नज़र आ रही है नीचे से, तो हमारे पास तीनों लेयर जो है उनका पैटर्न डिफरेंट होगा, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर। तो हमारे पास ए बी सी क्लोज पैकिंग होगी या फिर 1 2 3 क्लोज पैकिंग इसको हम कहते हैं, और इस पैकिंग को हम कहते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ठीक है, और फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट इसको हम कह सकते हैं। फोर्थ, सेवंथ और 10th लेयर्स जो हैं वो एक दूसरे के एग्जैक्टली ऊपर होती हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ एवोगैड्रोस नंबर इसको छोड़ दें, इसको करने की एमसीक्यूज़ के लिहाज से कोई ऐसा ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं एनीलिंग क्या चीज़ है, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस ऑफ ग्लास। ठीक है, सिंपल सी ये बात थी, एक टर्म बताई हुई है आपको। नेक्स्ट क्रिस्टलोग्राफी है, ये ब्रांच ऑफ साइंस है, ज्योमेट्री प्लस स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल्स को हम स्टडी करते हैं साइंस की जिस ब्रांच के अंदर, उसको हम कहते हैं क्रिस्टलोग्राफी। उसके बाद जी नेक्स्ट है इन क्लोजेस्ट पैकिंग ऑफ एटम ऑफ मेटल ओनली 75% स्पेस इज ऑक्युपाइड। अच्छा, मेटल्स की जो क्लोजेस्ट पैकिंग होती है, एटम बिल्कुल टाइटली क्लोज भी होते हैं ना, तो वहाँ पे सिर्फ एटम्स जो स्पेस ऑक्युपाई कर रहे होते हैं वो 75% होती है और 25% स्पेस वहाँ पे एम्प्टी रह जाती है। इसकी रीज़न क्या है, इसकी रीज़न ये है कि मेटल्स
मेटल्स के एटम्स को हम स्फेयर्स की फॉर्म में कंसिडर कर रहे हैं, तो आप स्फेयर्स को जितना भी क्लोजली पैक कर लें उनके दरमियान फिर भी कहीं ना कहीं स्पेस बच जाती है। तो वो स्पेस MCQs के लिहाज से याद रखें कि मेटल्स के एटम 75% स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं और 25% उनके दरमियान एम्प्टी स्पेसेस होती हैं। ठीक है, रेडियस रेशो क्या होती है? रेशो ऑफ रेडियस ऑफ कैटाइन टू एनाइन इन एनाइनिक क्रिस्टल इज कॉल्ड रेडियस रेशो। इसका फार्मूला होगा कैटाइनिक रेडियस डिवाइडेड बाय एनाइनिक रेडियस, ये रेशो है। ठीक है, रेडियस रेशो ऑफ सोडियम क्लोराइड इज 0.53 और सीजियम क्लोराइड की रेडियस रेशो है 0.93। इट टेल अबाउट रिलेटिव साइजेस ऑफ डिफरेंट आइंस एंड अबाउट कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आइंस। अच्छा, रिलेटिव रेशो को हम क्यों स्टडी करते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? क्योंकि रेडियस रेशो से हमें कोऑर्डिनेशन नंबर का पता चलता है। इसके अलावा हमें क्या चीज़ पता चलती है? रिलेटिव साइज का भी पता चलता है आइंस के। ठीक है, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट बात हमारे लिए कोऑर्डिनेशन नंबर है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर हमें कैसे पता चलता है? याद रखिए, दोनों का डायरेक्ट रिलेशन है। जितनी ज़्यादा रेडियस रेशो होगी उतना ज़्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। अब यहाँ पे एक टेबल मैंने बना दी, इस टेबल को अच्छे से याद कर लें कि अगर तो रेडियस रेशो जो है वो किसी भी जो है वो सॉलिड के अंदर हमारे पास ग्रेटर दैन 0.73 है तो वहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा। ठीक है, 0.414 से 0.73 के दरमियान है तो 6 होगा कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे सोडियम क्लोराइड के केस में सोडियम का 6 होता है, सीजियम क्लोराइड के केस में सीजियम का 8 होता है, वहाँ पे रेडियस रेशो जो है वो ज़्यादा है। अच्छा, 0.225 टू 0.414 हो तो 4 है कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर रेडियस रेशो 0.155 टू 0.225 हो तो फिर हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है। बहुत ही सिंपल सी बात है, इस टेबल को अच्छे से याद कर लें। MCQs में आ जाए तो टेबल को रिकॉल करें और आप MCQs को इजीली जो है वो बेस्ट ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ कि आप लोग लाजमी MCQs की प्रैक्टिस किया करें कि जब तक आप लोग MCQs की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप कभी भी अपने माइंड को उस तरह से ट्रेन नहीं कर सकते कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि हमने जो है वो बेसिकली हमारा जो मकसद है वो PPSC के लिए तैयारी करना है। मीन के पूरे हमने जो है वो बहुत से लोगों के साथ कम्पीट करना होता है। ठीक है, आजकल जो है वैसे आप लोग देखें तो कब से जॉब्स नहीं आई तो इतने ज़्यादा लोग जो है वो पढ़े लिखे घर में बैठे हुए हैं कि जब भी जॉब्स अनाउंस होती हैं तो बेतहाशा लोग अप्लाई करते हैं और वो एवं नहीं अप्लाई कर लेते, वो लोग तैयारी करते हैं और फुल तैयारी के साथ फुल प्रिपरेशन के साथ सब लोग जा रहे होते हैं। तो आप लोग अपने साथ कम्पीट किया करें, अपनी ज़ात के साथ कम्पीट किया करें। एक दिन जितना पढ़ते हैं तो नेक्स्ट डे उससे ज़्यादा पढ़ने की कोशिश किया करें। मीन कि आप अपने साथ कंपटीशन रखें कि कल मैंने इतना काम किया था तो आज मैंने उससे ज़्यादा करना है और नेक्स्ट डे फिर उससे ज़्यादा करना है। ठीक है, और इसके अलावा जो है वो अपने फ़राइज़ के अंजामदेही को कभी भी गफलत में ना पढ़ें। नमाज लाजमी पढ़ा करें, डेली बेसिस पे कुरान पाक लाजमी पढ़ा करें, अपने माँ बाप का ख्याल रखा करें, अपने घर में अजीज़ व अकारब दोस्तों वगैरह का सबका हाल चाल पूछा करें। ये नहीं कि आप दुनिया से कट ऑफ होकर जस्ट केमिस्ट्री के ही होके रह जाएं, ये भी ठीक नहीं है। दुनिया में भी आप लोग रहें लेकिन जो है ना वो अपनी इबादत को भी टाइम दें, अपनी स्टडी को भी टाइम दें और अपने आप को फुली तैयार रखें हर तरह की सिचुएशन के लिए। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो। अपनी दुआ में याद रखिए। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह हाफिज़।